गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम होम साइंस के अंदर 7th चैप्टर उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम त्वचा के अंदर रोम की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा था वो थी त्वचा की बाहरी बनावट और आंतरिक बनावट के बारे में। आज हम बाहरी बनावट के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं हमारी त्वचा के ऊपर उसके बारे में पढ़ेंगे। रोम, जैसे कि नाम से ही अगर जाना जाए, रोम का मतलब होता है कि बाल, जो कि हम आसानी से हमारी त्वचा, हाथ, पैर, मुंह, कहीं पे भी हमारी जो त्वचा है शरीर के, सबके ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक अगर देखे जाए तो रोम पाए जाते हैं। इन रोमों का जो कार्य है वो अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में रक्षा का कार्य है। ये क्या होता है, छोटे छोटे छिद्रों के साथ में हमारे त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। अब रोम जैसे कि बाल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, तो बाल जो है वो हमारे शरीर में त्वचा के ऊपर सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा ये देखा जाए तो जैसे कि बाहरी अवांछित पदार्थ हैं, जैसे कि धूल कण, मिट्टी वगैरह है, उन सभी को हमारे शरीर के अंदर जाने से भी रोकते हैं। रोम का निर्माण बाहरी त्वचा के द्वारा होता है। अगर रोम देखे जाए, जो बाल है, हम हमारे शरीर में त्वचा के किसी भी हिस्से में अगर देखें हमारे शरीर में, तो त्वचा के ऊपर बारीक बारीक छोटे छोटे रोम देखने को हमको मिलते हैं, यानी कि यह बाहरी त्वचा के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो रोम है, वो रोम जो बाहरी त्वचा के ऊपर तो हमको दिखाई देते, लेकिन इन रोमों की जो जड़ें हैं वो आंतरिक त्वचा के अंदर इस तरीके से हम देख सकते हैं जुड़ी हुई रहती है। यानी कि जो रोम है बाहरी त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन जो उनका संबंध है वो बाहरी त्वचा से होता हुआ आंतरिक त्वचा के अंदर तक रहता है। रोम की जो त्वचा है वो रोम जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में होते हैं। एक तो रोम कांड के रूप में और दूसरा होता है रोम की जड़ के रूप में। अब जो रोम कांड है वो, यानी कि जो रोम हमारे शरीर में त्वचा के सबसे ऊपर की हमें तरफ जो बाल दिखाई देते हैं उसको हम रोम कांड के नाम से जानते हैं। और जो त्वचा, आंतरिक त्वचा के अंदर जो रोम की जड़ें आ रही हैं उसको हम रोम जड़ के नाम से अच्छे से जानते हैं। रोम की जड़ें अंतःत्वचा में धसी रहती है, यानी कि जो रोम की जड़ है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये त्वचा का बाहरी हिस्सा है हमारा, जहाँ से रोम की जो जड़ है अंदर की ओर आते हुए आंतरिक त्वचा के अंदर जुड़ी हुई रहती है, यानी कि आंतरिक त्वचा के अंदर धसी रहती है। इसके चारों ओर केशिकाओं का बना एक नलाकार आवरण होता है। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारी रोम जड़ें आ रही हैं उसके चारों ओर जो केशिकाओं का एक आवरण हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि इसको पूरी तरीके से ढका हुए रहता है, जिसको हम रोम पुट्टिका के नाम से भी जानते हैं। इसको हम रोम पुट्टिका, ये देख सकते हैं आप इधर, जैसे कि ये जो आवरण है जो कि हमारे रोम की जड़ों को, इस जड़ों को ढके हुए है, उसके चारों तरफ आवरण बना रहा है, तो इसको रोम पुट्टिका का नाम दिया गया है, जो कि इसको अच्छे से आवरण करे हुए हैं, उसको ढके हुए हैं। इसी रोम पुट्टिका के पैंदे में रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे रोम अंकुर के नाम से जानते हैं। अब जो ये रोम पुट्टिकाएं हैं इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक गुच्छे के समान जो संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि रोम के अंकुर होते हैं, जो जड़ें होती हैं वो पूरी तरीके से इसके अंदर फैली हुई रहती है और इसमें धसी हुई रहती हैं। अब जो ये रोम अंकुर है, यानी कि जो इनकी जड़ें हैं वो ही आगे जाके विभाजित होती हैं और नए से नए रोम का निर्माण करती हैं, यानी कि जब जड़ें आगे की ओर फैलती हैं तो नए रोम का निर्माण होता है और त्वचा के ऊपर बाहर की ओर हमें रोम वापस नए दिखाई देते हैं। इनका आकार बेलनाकार होता है। रोम के आधार भाग से ही कोशिकाएं जो होती हैं वो निरंतर विभाजित होती रहती है, यानी कि जो रोम है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो आंतरिक भाग से बार बार विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण का कार्य करती हैं। अब जो बाहर की तरफ की जो कोशिका है, यानी कि जब रोम है, जब ये विभाजित होता है, बढ़ता है, तो जो रोम है वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है, यानी कि उनकी अगर देखा जाए जो बाल है वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बाहर के जो वातावरण और उनके संपर्क में जब आते हैं, घिसाव, रगड़ के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पर रगड़ की वजह से ये अपने बार बार विभाजित भी होते रहते हैं। और अगर देखा जाए जहाँ से रोम की जड़ें हमारे शरीर में जुड़ी हुई है, ऐसा या फिर ऐसा कहा जाए कि जो रोम है या जो बाल है हमारी त्वचा के अंदर जहाँ धसे हुए रहते हैं, अगर जुड़े हुए रहते हैं, अगर वहाँ से खींच के निकाला जाए तो हमको दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो सजीव है, क्योंकि इसमें जीव पाया जा रहा है।
क्योंकि अगर देखें तो ये हमारी त्वचा से जुड़ा हुआ है और त्वचा क्या है, जीवित है, यानी कि सांस ले सकती है। अगर देखा जाए तो उसमें दर्द का भी अनुभव होता है, संवेदनाएं होती हैं। अब जो रोम है, इन्हीं से जुड़े होने की वजह से इनकी जड़ें अभी भी सजीव हैं, जो कि किसी भी तरीके से अगर उनको खींच के निकाला जाए तो हमें दर्द का अनुभव होता है। लेकिन ऊपर की तरफ जब ये रोम बढ़ते हैं तो ये निर्जीव की अवस्था में रहते हैं। अगर इनको काट कर निकाल दिया जाए तो हमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, यानी कि जो ऊपरी रोम है उसको हम निर्जीव भी कह सकते हैं, जिन रोम के अंदर जीव नहीं पाया जाता है। निर्जीव कोशिका ही रोम कांड के रूप में त्वचा से बाहर की ओर दिखाई देती है, यानी कि जो निर्जीव अगर कोशिका, ये जो कोशिका नीचे की ओर बढ़ती हैं तो सजीव है, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो सजीव हैं, जिसको हम रोम जड़ के नाम से जानते हैं। और जब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो निर्जीव अवस्था में इसको रोम कांड के नाम से जाना जाता है। रोम के कार्टेक्स भाग में वर्णक, जिसे मेनालिन कहते हैं, पाया जाता है। हमने कल भी पढ़ा था, त्वचा के अंदर मेनालिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये जो मेनालिन है ये वर्णक है जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है, यानी कि किसी के अंदर जब इसकी मात्रा कम होगी तो उसका रंग गोरा, अधिक मात्रा होने पर उसका रंग काला, और अगर ये निश्चित रूप से कम या ज़्यादा मात्रा में ना पाकर ठीक से पाए जाते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो गेहुआ रंग अगर व्यक्तियों में पाया जाता है, यानी कि इसी की मात्रा के आधार पर अगर हम कहें तो मेनालिन पदार्थ की अधिकता होने पर व्यक्ति का रंग काला होता है, और अगर इसकी मेनालिन वर्ण की कमी होने पर व्यक्ति के जो शरीर का रंग है वो थोड़ा गोरा हमको दिखाई देता है। इसी मेलानिन की उपस्थिति के कारण रोम रंगीन भी दिखाई देता है। और जो मेनालिन है ये हमारे रोमों के अंदर भी पाया जाता है, इसके अंदर भी ये वर्णक पाया जा रहा है, तो ये हमारे रोम को एक रंग प्रदान करते हैं। अगर जैसे कि ये अगर मेनालिन जो है इसकी मात्रा अगर हमारे त्वचा के अंदर रोम में अधिक रहेगी तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो हमारे रोम जो हैं हमारे शरीर के ऊपर वो काले रंग के दिखाई देंगे, और जिनके अंदर मेनालिन पदार्थ की मात्रा कम पाई जाएगी उनके शरीर पे जो रोम पाए जाएंगे उनका रंग भूरा देखने को मिलेगा, या फिर जैसे सफ़ेद रंग जिस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मेनालिन वर्णक है वही हमारे शरीर में हमारी त्वचा के ऊपर बालों को भी रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। बाल यानी कि रोम। मेलानिन के अभाव में बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं और मेलानिन की अधिकता होने पर बाल काले दिखाई देते हैं। ये मेलानिन के स्थान पर हवा के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं, जहाँ पे इनकी नहीं पाई जाती मात्रा, वहाँ पर इनकी अगर देखा जाए तो बुलबुलों के रूप में हमको संरचना दिखाई देती है। तो जो ये इस तरीके से तो हमारी त्वचा की संरचना है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे तेलीय ग्रंथियाँ, क्योंकि हमारे त्वचा के अंदर कुछ तेलीय ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। इन तेलीय ग्रंथियों का अगर कार्य देखें तो हमारे शरीर से कुछ मात्रा में पदार्थों को यानी कि तेलीय पदार्थ को बाहर की ओर निकालना होता है। और जो ये तेलीय पदार्थ हैं हमारी त्वचा को रूखा सूखा होने या बेजान होने से बचाते हैं, और हमारी जो त्वचा है उसको बहुत ही स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा अपना कार्य को करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम देख सकते हैं अगर देखा जाए तो कुछ लोगों में जैसे कि त्वचा रूखी सूखी होती है, बेजान होती है, खुरदुरी सी रहती है, तो उसका कारण जैसे कि अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं इनका कम सक्रिय होना है, क्योंकि जब ये कम सक्रिय होगी इनसे स्राव नहीं निकलेगा, या यूँ कहा जाए तेलीय ग्रंथियाँ अपना तेल को बाहर की ओर नहीं निकालती हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो त्वचा है वो थोड़ी सी रूखी सूखी बेजान होती है और त्वचा खुरच खुरच कर निकलना शुरू हो जाती है, घाव भी जल्दी होते हैं। और जिनके अंदर अगर हम देखें कि तेलीय ग्रंथियाँ जो है सक्रिय यानी कि उत्तेजित रहती हैं, वो अपना कार्य अगर निश्चित रूप से करती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी त्वचा के माध्यम से कुछ ना कुछ तेल की या फिर स्राव बाहर निकलते हैं, तो वो हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और बिल्कुल चमक लिए हुए हमारी त्वचा दिखाई देती हैं। तेलीय ग्रंथियाँ अंतः त्वचा के मेलपीजियन स्तर पर उपस्थित होती हैं। जो हमारे मेलपीजियन जो त्वचा का जो आंतरिक भाग है उसके ऊपर उपस्थित रहती है, उसके ऊपर पाई जाती हैं।
ये रोम पुट्टिका के पास एक बहुकोशिकीय एवं शाखान्वित एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। यानी कि जो रोम पुट्टिका है हमारे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर, ये रोम पुट्टिका जो हमने देखा था कि हमारी जो जड़ें हैं उनको बाहरी आवरण बनाती हैं, उसके पास में जो तेलीय ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ये तेलीय ग्रंथियाँ वहाँ से बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती है, क्योंकि ये जो तेलीय ग्रंथियाँ इन्हीं जड़ों के माध्यम से, बालों के माध्यम से होते हुए सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से हमारे त्वचा के ऊपर की ओर बाहर निकलती हैं। ये ग्रंथियाँ कोष्ठीय प्रकार की होती हैं क्योंकि इसका दूरस्थ भाग फूला हुआ होता है। इसमें एक प्रकार का तेलीय पदार्थ का स्रावन होता है। जो ये ग्रंथियाँ हैं इनमें से तेलीय पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। जो ये तेलीय ग्रंथियाँ हैं इस तरीके से, यहाँ से जो तेलीय ग्रंथियाँ, इसमें से एक स्राव बाहर निकलता है। ये जो तेलीय ग्रंथियों से स्राव बाहर निकल के हमारे जो बाल की जो संरचना है, रोम की जो संरचना है, उसमें आकर वहाँ से हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलता हुआ हमको दिखता है, जिसे सीबम भी कह सकते हैं। रोम पुट्टिका में ये सीबम युक्त कोशिका टूट टूट कर जाती रहती हैं तथा बालों को चिकना, जलरोधी, मुलायम, चमकीला बनाए रखती हैं। सीबम अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि जब यहाँ से तेलीय ग्रंथियाँ अपना कार्य शुरू करती हैं तो सीबम जब बाहर निकलता है तो ये जो हमारे रोम को रूखा सूखा होने से बचाता है, यानी कि उसको सॉफ्ट बनाता है और रोम को एक चमक प्रदान करता है, जो कि हमारे त्वचा के ऊपर आसानी से एकदम चमक के साथ बाल जो संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। यह बाहरी जीवाणु, विषाणु इत्यादि को भी नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो तेलीय ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव है, इन ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव है, वो बाहर की ओर आने पर जो कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जब हमारी त्वचा पर आक्रमण करते हैं तो ये उनको नष्ट कर देता है और हमारी त्वचा के अंदर आने से भी उनको रोकता है। तेलीय ग्रंथियां बालों की घनिष्ठता पर निर्भर करती है। अब जो ये तेलीय ग्रंथियां हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर में बालों की मात्रा अधिक रहती है या अधिक बाल उनके शरीर पे होते हैं, उसी प्रकार ये तेलीय ग्रंथियां अपना कार्य करती है। जिनके शरीर में बालों की कमी होती है उन पे भी अपना प्रभाव अलग दिखाती हैं। तेलीय ग्रंथियां बालों की घनिष्ठता पर निर्भर करती हैं। जहाँ बाल अधिक होते हैं वहाँ तेलीय ग्रंथियां भी अधिक होती हैं। यानी कि हमारे शरीर में त्वचा के वे हिस्से जहाँ पर अधिक मात्रा में बाल पाए जाते हैं या देखा जाए अधिक रोम है, तो वहाँ पे ये जो तेलीय ग्रंथियां हैं अधिक उत्तेजित रहेगी और अधिक मात्रा में अपना स्राव को बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो बाल हैं थोड़े कड़े होते हैं और काले वगैरह चमक के साथ दिखाई हमको देते हैं। और जहाँ पे इनका अभाव होता है वहाँ पर ये थोड़ी कम, जहाँ पे बाल रोम कम होते हैं वहाँ पे ये थोड़ी कम उत्तेजित रहती हैं। सीबम में कोलेस्ट्रॉल और एल्गोस्टेरॉल होता है, जो सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर विटामिन डी में बदल जाता है। यानी कि जो ये सीबम है, ये सीबम जब हम धूप में जाते हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं तो सीबम जो है वो विटामिन डी में बदल जाता है और हमारे शरीर को विटामिन डी प्रदान करता है। सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी के निर्माण में ये अपनी भूमिका भी बहुत अहम रूप से निभाता है। तो ये त्वचा के ऊपर अभी हमने पढ़ा तेलीय ग्रंथियाँ। अब हम पढ़ेंगे स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद का मतलब मैंने कल भी बताया था कि स्वेद यानी कि पसीना उत्सर्जित करने वाली ग्रंथियाँ, यानी कि जो हमारे शरीर से पसीने को बाहर की ओर निकालती हैं। स्वेद ग्रंथियाँ संपूर्ण त्वचा पर पाई जाती है। अब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हम देखें, त्वचा का कोई भी हिस्सा देखें, सब में स्वेद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये जो स्वेद ग्रंथियाँ हैं ये कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे शरीर से पसीने को हमेशा बाहर की ओर उत्सर्जित करती है, यानी कि निकालती हैं। अंतः त्वचा में जो स्वेद ग्रंथियाँ हैं काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं, ये बहुत ही अधिक अंदर की ओर होती है। ये ग्रंथियाँ कुंडलित नलिका के रूप में होती हैं जो त्वचा पर छिद्रों द्वारा खुलती हैं। यानी कि जो एपिडर्मिस की जो अगर संरचना देखी जाए तो ये स्वेद ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारे त्वचा के ऊपर बारीक बारीक छिद्रों के रूप में दिखाई देती है और अंदर की ओर ये रहती हैं, जिनसे पसीना जो होता है बाहर की ओर निकलता है। पसीने में अगर देखा जाए मुख्य रूप से हमारे शरीर से जल है, खनिज लवण है और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको, और कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, ऐसे वर्ज्य पदार्थ या फिर अनावश्यक पदार्थ जिनको कहा जाए, उनको इन पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
जो पसीना देखते हैं हम, पसीना शरीर से बाहर आने के बाद तुरंत ही सूख जाता है हवा के संपर्क में आने पर, और परंतु कभी कभी पसीने का स्राव अधिक भी होता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अधिक मात्रा में भागदौड़ वाला कार्य कर रहा है या लंबे समय से कोई कार्य कर रहा है, धूप में अधिक कार्य करने पर या भारी सामान को बार बार उठाया जा रहा है बिना रुके, बिना थके, लगातार हम कोई जब कार्य करते हैं, लंबी रेस में भाग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जो श्वेत ग्रंथियां हैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं और हमारे शरीर से अधिक मात्रा में पसीने का जो है निष्कासन किया जाता है। उस समय हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पसीना बाहर निकलता है और वह त्वचा पर फैल जाता है और पानी के रूप में हमको दिखाई देता है। त्वचा पर जब पसीना आता है तो वाष्पीकरण की क्रिया के स्वरूप ये त्वचा पर बना रहता है, तो उड़ने लगता है, यानी कि वहाँ से हटने लगता है, तब हमारी त्वचा को ठंडा कर देता है और हमें कम गर्मी महसूस होती है। कई बार पसीने द्वारा विषाक्त और जो नशीले पदार्थ हैं उनका भी उत्सर्जन हमारे शरीर से कर दिया जाता है। यो तो श्वेत ग्रंथियाँ पूरे शरीर पर, त्वचा पर फैली रहती है, लेकिन इनकी संख्या हथेली, तलवों और बगलों में सबसे अधिक रहती है। हम देखते हैं कि हम बार बार जब अगर हमारे शरीर में बार बार हथेलियों को रगड़ा जा रहा है या लंबे समय से हमने किसी चीज़ को पकड़े रखा है, तो हमारे हथेलियों में कुछ मात्रा में पसीना या पानी जैसा हमको अनुभव होता है, तो वो हमारे शरीर से निकलने वाला ही पसीना है। बगल के अंदर भी देखा जा सकता है, या फिर जो हमारे पैर के जो तलवे हैं, जब हम लंबे समय से काफ़ी समय से अगर हमने जूते पहन रखे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पैरों के नीचे वाले हिस्से में पानी पानी जैसा गीला सा हमको अनुभव होता है। वो जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं उन्हीं की वजह से निकलने वाला पसीना है, जो कि वहाँ पर पानी के रूप में या फिर गीलेपन के रूप में हमको अनुभव होता है। हमारे शरीर से आधा लीटर तक पसीना बाहर निकल सकता है, लेकिन इसकी मात्रा मौसम, व्यायाम और कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगर हम जैसे ठंडे मौसम में रहते हैं तो उस समय हमारे शरीर से पसीने का जो निकलने का या निष्कासन का अगर हम देखें तो बहुत कम होता है, लेकिन जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं उनके शरीर में पसीने का जो निष्कासन है बहुत ज़्यादा होता है। और अगर दूसरी बात देखी जाए, जो व्यक्ति आराम की स्थिति में रहता है, ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं, तो उनके शरीर से हम देखें तो पसीना बहुत ही कम बाहर निकलता है। और जो मजदूर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, जो लंबे समय से बार बार अपना जो शरीर को हिला डुला कर जो अधिक कार्य किया जाता है, भागदौड़ वाला जो कार्य जिनका अधिक रहता है, उनके शरीर से अधिक मात्रा में पसीने का निष्कासन भी होता है। तो पसीना कोई निश्चित मात्रा में शरीर से बाहर नहीं निकलता है। जैसा हमारा व्यायाम होगा, जैसा हमारा मौसम में हम रहेंगे, उसी के आधार पर हमारे शरीर से पसीने का उत्सर्जन होगा। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि हमारी जो त्वचा की बनावट कैसी है, त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले रोम और श्वेत ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे त्वचा के कार्य, यानी कि त्वचा हमारे शरीर में किन किन कार्यों में अपना योगदान देती है। वैसे तो त्वचा का जो प्रमुख कार्य है वो शरीर को विभिन्न बाहरी हस्तक्षेप देखी जाए या यूँ कहा जाए कि जो बाहरी जितने भी वातावरण हैं उनके संपर्क से होने वाले हानिकारक प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, बाहरी आवरण बनाती है। जो त्वचा का कार्य देखिए, पहला कार्य सुरक्षा करना। त्वचा का प्रमुख कार्य है हमारे शरीर की सुरक्षा करना। सुरक्षा का मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे कोमल अंग हैं जो कि अंदर की ओर पाए जाते हैं, जैसे कि हृदय है, पाचन संस्थान है, हमारा आमाशय वगैरह है, श्वसन संस्थान है, जो नाजुक अंग है हमारे फेफड़े वगैरह है, फेफड़ों के अंदर जैसे वायुकोश वगैरह है। तो इन सभी को बाहर ये चोट, दबाव आदि से बचाने का भी कार्य जो होता है वो त्वचा ही करती है। अब जो त्वचा है वो हमारे शरीर का जैसे बाहरी आवरण बना रही है, लेकिन इसी त्वचा के नीचे अगर देखा जाए
तो बहुत सारी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, धमनी शिराएँ पाई जाती हैं। तो इन सभी का बचाव या सुरक्षा का कार्य भी हमारे शरीर में त्वचा ही करती है। त्वचा का मुख्य कार्य शरीर के कोमल अंगों का आवरण करना है। शरीर के सभी अंगों को बाहरी चोट जैसे धक्का लगना, रगड़ होना, जैसे कि कई बार हम भागते हैं या चलते फिरते किसी दीवार से टकराने पर जो रगड़ लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ त्वचा को ही हानि होती है। त्वचा उस रगड़ को सीधा आंतरिक अंगों तक जाने से रोकती है। अब गर्मी ठंड से सुरक्षा प्रदान करना का कार्य जो है वो भी त्वचा का है। हम देखते हैं अधिक ठंड लगती है तो हमारे शरीर में त्वचा उत्तेजित हो जाती है और हमारे शरीर पे जो त्वचा के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं वो भी उत्तेजित होकर जैसे कि उभर कर बाहर आ जाते हैं। तो यही त्वचा सीधा उस ठंड को या जैसे गर्मी को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाने से रोकती है और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी बनाए रखती है। यह बैक्टीरिया, फफूंद, विषाणु और जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको भी अंदर जाने से रोकती है। अब जो त्वचा है ये बाहरी आवरण बना रही है, तो आवरण की वजह से क्या होता है कि कोई भी जैसे इनके संपर्क में कोई भी आते हैं, जैसे कि विषाणु है, वायरस है कोई भी या फिर बैक्टीरिया है, तो ऐसी स्थिति में ये त्वचा उनको सीधा शरीर में जाने से रोकती हैं और रोम उत्तेजित होकर उनको शरीर के बाहर ही रोक देते हैं, जिससे की वजह से वो अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा इसका जो कार्य है वो है ताप नियंत्रण करना। त्वचा का जो दूसरा कार्य यानी कि ताप को नियंत्रित करना, यानी त्वचा हमारे शरीर का जो आंतरिक ताप है उसको हमेशा नियमित बनाए रखती और नियंत्रित करके रखती है, यानी कि ना तो घटने देती है ना ही बढ़ने देती है, और जो हमारे शरीर का ताप है उसको प्रभावित होने से रोकती है, यानी कि आंतरिक ताप को बाहर निकलने से रोक देती है। और जब कई बार हमारे शरीर में ताप अधिक हो जाता है तो पसीने वगैरह के माध्यम से उसको बाहर निकालकर हमेशा नियमित रूप में उसको बनाए रखती है। जब वातावरण में कई बार तापक्रम बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो हमारे शरीर से जो पसीने को बाहर उत्सर्जित करती हैं, और बाहर उत्सर्जित करने पर जब वो पसीना बाहर आने पर हमारे जो त्वचा की जो सतह है उसके ऊपर लगा रहता है, और जब वो भाप बन के उड़ता है तो हमारे शरीर को वापस ठंडक प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर का जो ताप है बढ़ने से रुक जाता है, यानी कि हमेशा समान बना रहता है। यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखती है, यानी कि हमेशा एक समान बनाए रखती है। मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम हमेशा जो रहता है 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी रहता है, यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारे शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो बनाए रखती है। वसा का इसका जो तीसरा कार्य है वो है वसा का संग्रहण करना। त्वचा का जो तीसरा कार्य है वो है हमारे शरीर में वसा को जमा करना, यानी कि त्वचा का सबसे भीतरी स्तर जो है वसा का संग्रह करता है। जब कभी भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो ये जमा वसा है वही टूटकर वहाँ से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। कई बार क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अगर वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो वसा हमारे शरीर में पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर में त्वचा के नीचे ले जाकर जमा कर दी जाती है। अब ये जो वसा है हमारे शरीर को गद्दी का रूप भी प्रदान करती है, यानी कि बाहरी चोटों से भी बचाव करती है, तापक्रम को भी नियंत्रित करती है। उसके अलावा जब ये जमा वसा है, जब हमें कभी शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो त्वचा के उसी भाग से निकल कर हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य भी करती है। जो फोर्थ कार्य है त्वचा का है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण करना। हमने भी थोड़ी देर पहले जब त्वचा की बनावट के अंदर उसमें पढ़ा था कि हमारे शरीर में सीबम जब बाहर निकलता है, यानी कि वो सीबम जब सूर्य के प्रकाश की किरणों के संपर्क में आता है तो विटामिन डी का निर्माण करने लग जाता है, और हमारे शरीर को जो विटामिन डी की आवश्यकता होती है उसकी ये पूर्ति करता है। अगला जो इसका कार्य है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, यानी कि बाहर की ओर फेंकना।
जब हमारे शरीर में देखा जाए जल है, लवण है या कुछ ऐसे तत्व जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, औषधियाँ हो सकती हैं, या यूँ कहा जाए कि अनावश्यक वर्ज्य पदार्थ जो कि पसीने के रूप में उनके माध्यम से जो त्वचा के द्वारा जो त्वचा के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं उनके माध्यम से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अतः यह उत्सर्जन का कार्य भी हमारे शरीर में त्वचा करती है। फिर जो इसका अगला कार्य है वो है अवशोषण करना। अवशोषण का मतलब होता है कि जो आवश्यक तत्व हैं उनको हमारे शरीर के अंदर ले जाकर जमा करना, यानी कि जो त्वचा है वो हमारे शरीर में एक अर्धपारगम्य झिल्ली का भी कार्य करती है, और ये झिल्ली जो होती है वो हमारे शरीर में काफ़ी जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको जमा भी करती हैं। इसमें तेल, मरहम, कुछ अन्य दवाएं इत्यादि को सोखने की क्षमता भी होती है। हम जो देखते हैं कि कई बार जैसे कि हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है, तो हम बहुत सारी जैसे कि क्रीम वगैरह लगा के त्वचा को बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो त्वचा में ही वो अवशोषण गुण पाया जाता है जो कि उन क्रीम वगैरह को सोख कर त्वचा को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करती है। फिर है अगला इसका जो कार्य है उद्दीपन ग्रहण करना। उद्दीपन का मतलब होता है संवेदना, यानी कि कई बार हमारे चोट लगना, दबाव लगना, धक्का लगना या किसी चीज़ के संपर्क में आने पर त्वचा का कट जाना, रगड़ आ जाती है। तो ये सारी जो उत्तेजनाएं हैं, ये सारी उत्तेजना कहे या उद्दीपन कहे, वो त्वचा में उपस्थित तंत्रिका ही ले जाती है, यानी कि उन सभी उत्तेजनाओं को ग्रहण करने का कार्य त्वचा का होता है। जैसे कि संवेदनाओं को ये त्वचाएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं और मस्तिष्क में ले जाकर इन संवेदनाओं को छोड़ देती है। अब संवेदनाएं भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि चुभन है, दर्द है, जलना है, जैसे कि रगड़ हो गया, धक्का है। तो ये सारी जितने भी तरह की संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को ये जो उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य त्वचा का ही रहता है। अगला इसका जो कार्य है वो है विभिन्न उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण करना। त्वचा का अगला कार्य होता है कि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों को स्त्राव करती है, यानी कि उनमें से कुछ पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियाँ। अब स्तनों की ग्रंथियों से भी कुछ पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि दूध का स्त्राव होता है। अब जो ये दूध है जो महिलाओं में देखा जाता है, जो कि फीमेल के अंदर सभी कहा जाए, तो ये जो दूध है नवजात शिशु के लिए पोषण का कार्य करता है, यानी कि उस शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इन पोषक तत्वों का संश्लेषण करने का कार्य भी हमारी त्वचा का ही रहता है। फिर है आकार प्रदान करना। जो त्वचा का अगला कार्य है वो है आकार प्रदान करना, यानी कि जो त्वचा है वो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगर कोई त्वचा हमारे शरीर पर नहीं होगी तो हमारे शरीर का कोई भी आकार नहीं दिखाई देगा। यानी त्वचा एक विशेष प्रकार का ऐसा अंग है जो कि हमारे शरीर पर अस्थियों के निर्माण में, अस्थियों के ऊपर एक बाहरी आवरण के रूप में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में एक निश्चित आकार को प्रदान करता है, जो कि हमारे शरीर में एक शरीर का एक ढांचा बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है उसका एक आकार हमको दिखाई देता है, जो कि जैसे देखा जाए तो अगर हमारे सिर्फ त्वचा हमारे शरीर पर नहीं रहेगी तो सिर्फ हमारा शरीर जो एक हड्डियों का ढांचे के रूप में दिखाई देगा। उन हड्डियों को, मांसपेशियों को आवरण प्रदान करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा करने का कार्य भी ये त्वचा ही करती है, जो कि त्वचा एक शरीर को निश्चित आकार, रूप, रंग प्रदान करने का कार्य भी हमारे शरीर में करती है। अगर जैसे त्वचा नहीं होगी तो शरीर में कोई भी आकार, रूप, रंग हमारे शरीर का नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो सुंदर नहीं दिखाई देगा। अगर देखा जाए तो शरीर जो है वो एक अजीब सा ढंग से दिखाई देगा, और ताकि कुछ भी जो कार्य है वो हमारे जो त्वचा के बिना संपन्न नहीं हो पाएंगे।
जैसे कि त्वचा एक निश्चित आकार रूपरेखा को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये आज हमने पढ़े त्वचा के कार्य। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।